आज की कक्षा का विषय है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ एक कारक ऐसे हैं, अगर उनको कंट्रोल में कर लिया जाए या उनको अनुरूप कर लिया जाए, अनुकूल कर लिया जाए, तो हमारी वृद्धि और विकास बड़े ही सुचारू रूप ढंग से चलता है। तो आइए देखें कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम से भी हमारी वृद्धि और विकास को प्रभाव पड़ता है। आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे पड़ता है वंशानुक्रम के बारे में। उसके बाद है परिवार। परिवार हम सभी जानते हैं कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो परिवार का वातावरण भी बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यदि हम बच्चे को एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करते हैं, अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे की वृद्धि और विकास एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता है। उसके बाद है वातावरण, बाह्य वातावरण। कैसा वातावरण है, क्या ठंडा वातावरण है या गर्म वातावरण है। तो जो गर्म वातावरण है, जो गर्म क्षेत्रों के बच्चे होते हैं, वो ठंडे क्षेत्रों के बच्चों की अपेक्षा ज्यादा शीघ्र रूप से ज्यादा वृद्धि और विकास को प्राप्त होते हैं। और ठंडे क्षेत्रों के बच्चे, इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होती है। माँ का गर्भाशय जीवन। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो भी वो उसका वातावरण, गर्भ के अंदर का वातावरण भी बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। कैसे? माँ क्या सोच रही है, माँ क्या खा रही है, माँ क्या काम कर रही है, तो वो भी एक इंटरनल वातावरण प्रोवाइड करता है बच्चे को। कैसा जीवन है बच्चे का गर्भाशय के अंदर, माता स्वस्थ है नहीं है, माता को कोई बीमारी है, माता का रक्तचाप ज्यादा है कम है, माता को कोई चिंता तो नहीं है। तो ये सभी कारक जो हैं बच्चे को गर्भ के अंदर ही प्रभावित करते हैं। आप लोगों ने एक ऐसी कहानी सुनी होगी कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त की थी। माता के गर्भ में ही जो चक्र है, महाभारत में जो चक्रव्यूह रचना की थी, उसमें उसने अंदर जाना सीख लिया था अर्जुन से। अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे तो वो गर्भ के अंदर ही उस शिशु ने सुन लिया था। और जब उन्होंने उस चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका बताया, उसमें माता सो गई थी, तो वो उनको उन्होंने लर्न नहीं कर पाए थे। तो माता के गर्भाशय का जीवन भी बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। फिर है लिंग, सेक्स। बच्चा बेटा है या बेटी है, हम जानते हैं कि आज भी बहुत सारे कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के चलते हम बहुत सारे कार्यक्रम बेटियों के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम अपने समाज में भ्रांतियां देखते हैं, तो आज भी जेंडर डिफरेंसेस तो हैं। आप सभी ने भी अपने कार्यालयों में, अपनी कक्षा में, इवन देखो हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी जब भी जैसे डीएलएड है, बीएड है, हायर एजुकेशन की क्लासेस हैं या लोअर एजुकेशन की क्लासेस हैं, तब भी ये ही प्रमोट किया जाता है कि एक तरफ लड़के बैठेंगे, एक तरफ लड़कियां बैठेंगी। ये जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद पोषण, किस प्रकार का हम पोषण बच्चे के लिए कर रहे हैं, वो भी सीधे तौर पे बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। बच्चे के खाने में सारे न्यूट्रिशन, सारे संतुलित आहार बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, विटामिन्स बच्चे को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारा
पोषण और खान पान की और व्यवहार की आदतें हैं, ये बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। फिर है बुद्धि, इंटेलिजेंस। अगर बच्चा तीव्र या तीक्ष्ण बुद्धि वाला है तो निश्चित रूप से उसका वृद्धि और विकास अधिक होता है। जो मंद बुद्धि वाला बालक है उसका वृद्धि और विकास स्लो होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी शरीर तो अच्छे से बढ़ जाए, लेकिन उसका दिमाग जो है वो बहुत स्लो रहता है, उस वजह से आगे उसका विकास नहीं हो पाता। तो इसलिए बुद्धि भी बच्चे के वृद्धि और विकास को सीधे रूप से प्रभावित करती है। उसके बाद प्रजाति, रेस। हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो किस प्रजाति के लोग हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, अगर वो कहीं दूसरे एनवायरनमेंट में आए तब वो अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो बच्चों के ऊपर इस चीज का बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर उनकी वृद्धि और विकास पर पड़ता है। उसके बाद समाज, आसपास में सामाजिक वातावरण कैसा है, समाज कैसा है। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार बच्चे में संस्कार आएंगे, उसी प्रकार बच्चे में आदतें डेवलप होंगी, जो उसके विकास को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। हम इन सभी कारकों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है वंशानुगत कारक, हेरिडिटरी फैक्टर्स। उसके बाद जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और शारीरिक कारक, बॉडीली फैक्टर्स। तो आइए एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानें। सबसे पहले वंशानुगत कारक, हेरिडिटरी फैक्टर्स। माता और पिता से 23 जोड़े गुणसूत्रों से एक संतान उत्पन्न होती है। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि एक जोड़े गुणसूत्र में 1000 से 3000 तक जीन्स होते हैं। एक जीन्स पूर्वजों की एक विशेषता माता पिता के माध्यम से संतानों में हस्तांतरित करता है। एक जीन होता है, वो पूर्वजों की एक विशेषता को माता पिता के माध्यम से संतानों में हस्तांतरित करता है। इस प्रकार पूर्वजों के गुण दोषों की इस मिली जुली गठरी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के बारे में कहा है। पार्कर के अनुसार हम जो भी हैं 90% तक वंशानुक्रम से हैं। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी विशेषताएं आ जाती हैं जो जन्म से नहीं वरन उससे भी 9 माह पूर्व संतान में मौजूद थी। जेम्स ड्रेवर के अनुसार पूर्वजों और माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। पीटरसन के अनुसार एक संतान को अपने माता पिता से जो भी जन्मजात प्राप्त होता है वंशानुक्रम है। तो इस प्रकार वंशानुक्रम भी बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। कैसे कैसे? जैसे एक बच्चा है तो 50% जीन्स पिता के जाते हैं उसमें और 50% जीन्स माता के जाते हैं। अगर हम एक पीढ़ी और जाएं तो उससे 1/4 जीन्स दादा के और 1/4 जीन्स दादी के, उसी प्रकार माता के अपने परिवार के 1/4 जीन्स नाना के और 1/4 जीन नानी के बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। तो ये हेरिडिटरी फैक्टर है। आपने देखा होगा अगर किसी बच्चे के पापा के बाल कर्ली हेयर्स हैं तो स्वाभाविक रूप से बच्चे के बाल भी कर्ली हेयर ही होंगे। अगर किसी बच्चे के पापा की आंखें सफेद हैं तो या झील जैसी आंखें हैं, नीली आंखें हैं, तो बच्चे की आंखें भी वैसी ही होती हैं। तो वो क्या है? वो जेनेटिक फैक्टर है, हेरिडिटरी फैक्टर्स है। किसी बच्चे के मम्मी पापा छोटे नाटे से होते हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही होने की संभावना रहती है। किसी माता पिता के माता पिता जो हैं वो लंबे हों तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, बड़ी हाइट के बच्चे होते हैं। तो ये सब
हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। जो माता पिता मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, तो उनके बच्चे भी वैसे ही फैटी होते हैं। उसके बाद है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल कारकों में सबसे पहले शारीरिक ढांचा, कि आपने देखा होगा जिस बच्चे के मम्मी पापा बिल्कुल पतले पतले होते हैं तो उनके बच्चे भी वैसे पतले पतले होते हैं। उनको हम जितना खिलाएं पिलाएं वो मोटे ही नहीं होते, उनका शारीरिक ढांचा भी वैसा ही रहता है। और जैसे शारीरिक ढांचा की हम बात करें तो फिजिकल स्ट्रक्चर जैसा होगा मम्मी पापा का, बच्चे का भी वैसे होने की संभावना बनी रहती है। ये जैविक कारक हैं। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में आप देख रहे हैं कि ये हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क का चित्र है। तो इसमें बहुत सारे ये नर्व्स होते हैं। ये नर्व्स हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र भी हमारे वृद्धि और विकास को सीधे सीधे रूप में प्रभावित करता है। अगर इन तंत्रिका तंत्र का अच्छा विकास होगा तो शरीर के शेष भागों का भी अच्छा विकास होगा। ठीक उसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट कारक हैं हमारे ग्रंथियां। ये ग्रंथियां, ये देखिए मैं आपको ये ग्रंथियों के बारे में दिखा रहा हूं, मेल्स की ग्रंथियां और फीमेल की ग्रंथियां। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि मेल्स में अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं और फीमेल में अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों की बात करें हम तो ये हार्मोन स्रावित करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये देखिए दोनों में कुछ ग्रंथियां मेल और फीमेल में एक जैसी होती हैं और लेकिन कुछ एक ग्रंथियां अलग अलग होती हैं। जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, ये पीयूष ग्रंथि से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। तो और स्त्रियों में, लेडीज में एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनसे इनमें फिजिकल चेंजेस आते हैं एडोलेसेंट एज में। तो हम ये मानते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं पौरुष हार्मोन अलग से होते हैं और स्त्री हार्मोन अलग से होते हैं। जो पौरुष हार्मोन पुरुषों में जो लक्षण चेंज होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं और स्त्री हार्मोन या इनको हम एस्ट्रोजन हार्मोन लेडीज में फिजिकल चेंजेस के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये ग्रंथियां अगर सही रूप से अपना काम करें तो बच्चे की वृद्धि और विकास एक बिल्कुल स्वाभाविक रूप से होता रहता है। लेकिन अगर इन ग्रंथियों का स्राव अच्छे से ना हो पाए, ये ग्रंथियां अच्छे से काम ना कर पाए, नर्व्स अच्छे से काम ना कर पाए, तो बच्चे की वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। उसके बाद वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो वातावरण है माता के गर्भ के अंदर का वातावरण और शिशु के जन्म के बाद का वातावरण। तो पहले आइए हम देखें माता के गर्भ के अंदर का वातावरण। ये माता का गर्भ है, इसमें शिशु आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर माता के गर्भ के अंदर का वातावरण अच्छा होगा तो निश्चित रूप से शिशु स्वस्थ पैदा होगा, हृष्ट पुष्ट पैदा होगा। ये माता के गर्भ के अंदर की दूसरी स्थिति है, साइड पोज है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, आप लोगों ने बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ऐसा देखा होगा कि अगर शिशु का मुंह ऊपर की ओर हो तो हम बोलते हैं गर्भाशय में माता के गर्भाशय में शिशु उल्टा है। तो शिशु के ये बिल्कुल यूनिक और अच्छी एक स्थिति है, एक्सेप्टेबल पोजीशन है कि शिशु का मुंह माता के गर्भाशय में नीचे की ओर होना चाहिए। ये भी देखिए आप, शिशु का मुंह नीचे की ओर है और बहुत अच्छी स्थिति गर्भाशय की स्थिति के अंदर की स्थिति का मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर माता अच्छा सोचेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा संस्कार उसमें होंगे तो वैसे ही संस्कार बालक में आगे आने की चांसेस रहते हैं। और अगर
माता के गर्भाशय का वातावरण अच्छा होगा तो निश्चित रूप से बच्चा स्वस्थ होगा, ये देख सकते हैं आप। और हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, कई बच्चों को पीलिया हो जाता है, कई बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों के फेफड़े काम नहीं करते, तो ये माता के गर्भाशय के अंदर की स्थिति का परिणाम होता है। अगर अंदर का वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा नहीं हो पाता। इसके बाद है शारीरिक कारक। सबसे पहले पोषण, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिनचर्या, बच्चे की दिनचर्या कैसी है। फिर निद्रा और विश्राम, कितनी बच्चा नींद लेता है, कितना विश्राम करता है, प्रॉपर नींद लेता है नहीं लेता है, ये भी बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। व्यायाम, जैसे व्यायाम है, बच्चा व्यायाम कर पाता है नहीं कर पाता है। आजकल कोविड का पीरियड है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये सुझाव देता हूं कि जो बच्चे बाहर व्यायाम नहीं कर पाते, उनकी स्थिति नहीं है बाहर व्यायाम करने की, तो वो घर के अंदर भी व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन जरूर करें। और मनोरंजन, किस प्रकार बच्चे का मनोरंजन होता है, क्या बच्चा पढ़ ही रहा है, क्या बच्चा एक ही प्रकार का प्रोग्राम देख रहा है टीवी में, या बच्चे गेम्स ही खेल रहे हैं, तो उसको मनोरंजन हम नहीं कहेंगे। वो मनोरंजन की उच्चतम सीमा है। तो हमें बच्चे को वैरायटी देनी होती है जिससे बच्चे का वृद्धि और विकास अच्छे से हो जाए। और है खेल कूद, कि बच्चा कितना खेलता कूदता है, इसका भी बच्चे के शरीर और मन में गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने जाना वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के कारक। थैंक यू वेरी मच।